नमस्कार। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी अब से थोड़ी देर बाद अहम बैठक करेंगे। यास तूफान पर चर्चा होनी है। अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे ये अहम बैठक होनी है। कई अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। टाउटे तूफान के बाद यास तूफान को लेकर ये हाई लेवल बैठक बुलाई गई है। पीएम मोदी इस बैठक में चर्चा करेंगे। अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे बैठक शुरू हो जाएगी और कई अधिकारियों के साथ चर्चा इस बात को लेकर की जाएगी कि पहले से क्या कुछ तैयारियां की जाए ताकि यास तूफान से ज्यादा नुकसान ना होने पाए। टाउटे तूफान के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने हवाई सर्वेक्षण भी किया था गुजरात के कई हिस्सों का, जिसके बाद इस बार प्रोएक्टिव अप्रोच दिखाई जा रही है। ये बड़ी बैठक बुलाई गई है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे कि यास तूफान को लेकर क्या तैयारियां हमने अभी तक की हैं और आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं। दिल्ली से हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या जानकारी इस बैठक के बारे में? देखिए, आपको बता दूं कि जो चक्रवात यास है उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे आज बैठक करेंगे। हाई लेवल बैठक है जिसमें गृह मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा एनडीएमए के अधिकारी मौजूद रहेंगे, प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस बैठक का जो मुख्य एजेंडा है कि किस तरीके से पहले से निपटने में क्या क्या कदम उठाने चाहिए और अब तक क्या क्या कदम उठाए गए हैं। क्योंकि पिछले दिनों जो चक्रवात आए थे उसमें आपने देखा कि किस तरीके से बहुत स्थिति खराब हुई थी, कई पैनिक की स्थिति हुई थी। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से लगातार उसकी समीक्षा की जा रही थी, लेकिन जानमाल की अच्छी हानि हुई उस चक्रवात में। तो इस तरह से दोबारा ना हो, इसको लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बैठक करने वाले हैं और जाहिर सी बात है सभी से पहले जानेंगे और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सुझाव देंगे। ठीक है अनूप, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। उत्तर प्रदेश में कोविड के आंकड़े धीरे धीरे कम हो रहे हैं। यूपी सरकार के प्रयासों का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। 18 मंडल और 75 जिलों में फैले यूपी में कैसे कोविड मैनेजमेंट पर काम हो रहा है, आज दिन भर हम आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि नेटवर्क 18 पर दोपहर 1 बजे से होने जा रहा है अब तक का सबसे बड़ा ई कॉन्क्लेव। पचहत्तर जिले, 18 मंडल, 97,000 गाँव में फैली 19 एकड़ से ज्यादा की आबादी। गंगा यमुना के मैदान में फैला ये विशालकाय राज्य कोविड की गंभीर समस्या से लड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद गांव और शहर जाकर ग्राउंड जीरो की स्थिति परख रहे हैं। व्यवस्थाएं जितनी भी हैं, संसाधन जितने भी हैं, उतने में सबसे बेहतर, सबसे अच्छा कैसे किया जा सकता है, ये देखना है तो यूपी में देखिए। जितना यूपी की आबादी है उतने में 5 ऑस्ट्रेलिया समा जाएं। यूपी किस तरह से लड़ रहा है कोरोना की लड़ाई, उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश का सिस्टम, शासन और प्रशासन में जिम्मेदार लोगों ने कैसे निभाई अपनी जिम्मेदारी कि कोरोना की रफ्तार घटने लगी और रिकवरी रेट बढ़ने लगा। शुरू में थोड़ी सी दिक्कत महसूस हुई थी जनपदों को कि ऑक्सीजन की डिमांड अचानक बढ़ी थी, बट इसका तुरंत संज्ञान लेके इसमें काफ़ी त्वरित गति से कार्य किया गया। अगर हम प्रयागराज मंडल की बात करें तो एक्सक्लूसिवली हमको टैंकर्स की उपलब्धता करवाई गई थी जो कि लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई को पूरा कर रहे थे। प्रयागराज मंडल में 4 जिले हैं, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर और प्रयागराज। लेकिन जब यहाँ कोरोना के मामले बढ़े तो शासन और प्रशासन स्तर तुरंत एक्शन में आ गया और स्थितियाँ बदलने लगी। योगी सरकार के ट्रिपल टी फार्मूले, ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट के फार्मूले के चलते प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी आई है। बात अगर प्रयागराज मंडल की करें तो प्रयागराज मंडल में भी पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है। प्रयागराज मंडल के 4 जिलों प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर और प्रयागराज में पॉजिटिविटी रेट 18% से घटकर 1.42% हो गया है। सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, कानपुर मंडल में भी कोविड कंट्रोल के लिए जो प्रयास किए गए थे उसके रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। पूरे कानपुर मंडल में अब कोविड की स्थितियां धीरे धीरे सुधर रही हैं। दूसरी लहर में कानपुर और कानपुर मंडल के जिलों में कोरोना ने तेजी से पैर पसारा। युद्ध स्तर पर काम हुआ और कोरोना को काफ़ी हद तक काबू कर लिया गया। अब संक्रमण की दर काफ़ी कम है। वहीं प्रशासन ने अब
कोरोना की तीसरी लहर के लिए भी तैयारी शुरू कर दी है। कानपुर मंडल में अब तीसरी लहर से निपटने के लिए प्लान बनाया जा रहा है। कानपुर से आगे बढ़ें तो आपको ले चलते हैं सहारनपुर मंडल। मंडल में तेजी से कोरोना संक्रमितों में सुधार देखा जा रहा है। जहां पहले हजारों की तादाद में पॉजिटिव केस आ रहे थे, वहीं अब ये घटकर सैकड़ों में रह गए हैं। हम आपको बता दें कि पूरे मंडल में अब तक 8,953 एक्टिव केस हैं। अगर हम बात करें सहारनपुर जिले की, तो शुक्रवार को आई रिपोर्ट में 293 कोरोना के मरीज पॉजिटिव मिले, जबकि 484 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। वहीं इसी क्रम में अब जिले में 4,346 एक्टिव केस हैं। सहारनपुर मंडल में 3 जिले हैं, शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। इस मंडल के एक तरफ हरियाणा है और दूसरी तरफ उत्तराखंड, और छोटी सी सीमा हिमाचल प्रदेश की भी इस मंडल से लगती है। सहारनपुर से थोड़ा नीचे उतरने पर आता है उत्तर प्रदेश का बरेली मंडल। इस मंडल में 4 जिले हैं, बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली और पीलीभीत। मंडल का मुख्यालय बरेली है, इसलिए सारी गतिविधियां यहीं से चलती हैं। बरेली में भी कोविड कंट्रोल का असर ग्राउंड जीरो पर दिखने लगा है। ऐसे में माना जा रहा है कि लॉकडाउन और बेहतर इलाज के कारण अब कोरोना की चेन को लगभग तोड़ दिया गया है। कड़ी मेहनत के बाद बरेली में कोरोना का ग्राफ लगातार घट रहा है। ऐसे में दवा और ऑक्सीजन की जो पूर्ति की बात कही जा रही थी, वो भी लगभग अब सामान्य हो चली है। बरेली में जो आने वाले स्ट्रेन और ब्लैक फंगस की तैयारियां हैं, उस पर भी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगभग तैयार है। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के अफसरों का साफ तौर पर कहना है कि हम लोगों ने 5 ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं और इसके अलावा यहाँ पर बेड और ऑक्सीजन की जो समस्या है, उसको लगभग दूर कर लिया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना कंट्रोल कैसे हुआ, कोविड की तीसरी लहर की क्या तैयारी कर रहा है उत्तर प्रदेश, यूपी के सभी 18 मंडलों के कमिश्नर न्यूज 18 पर आएंगे, बारी बारी से बताएंगे कोविड कंट्रोल का सबसे सटीक फॉर्मूला। आज दोपहर 1 बजे से न्यूज 18 पर लगातार। और अब खबर मेरठ से, जहां पर ब्लैक फंगस से 4 लोगों की मौत हो गई है। ब्लैक फंगस से 4 और लोगों की जान चली गई है। ब्लैक फंगस से अब तक 12 लोगों की मौत हो गई है। मेरठ में 100 के पार पहुंच गया है ब्लैक फंगस के मरीजों का आंकड़ा। मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस का अलग से वार्ड बनाया गया है। ब्लैक फंगस को लेकर सर्विलांस तेज कर दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां पर ब्लैक फंगस के चलते 4 और लोगों की जान चली गई है। और इसके साथ ही मेरठ में ब्लैक फंगस से मरने वालों का आंकड़ा 12 तक पहुंच चुका है। 100 के पार पहुंच गई यहाँ पर ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या। मेडिकल कॉलेज में अलग से ब्लैक फंगस का वार्ड भी बना दिया गया है, ताकि वहाँ पर ऐसे मरीजों को भर्ती कर उनका बेहतर इलाज किया जा सके। और दूसरी तरफ ब्लैक फंगस को लेकर सर्विलांस भी तेज कर दिया गया है, ताकि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द चिन्हित किया जा सके और उनको अस्पताल में एडमिट करवाकर उनका बेहतर इलाज किया जा सके। तो मेरठ में ब्लैक फंगस कहर बरपा रहा है। अब तक 12 लोगों के यहाँ पर जान जा चुकी है और 4 और लोगों ने ब्लैक फंगस के चलते यहाँ पर दम तोड़ दिया है। कुल मरीजों की बात करें तो 100 के पार पहुँच गई है संख्या, ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या, जिसके चलते स्वास्थ्य प्रशासन के सामने भी यहाँ पर चिंता बढ़ी हुई है कि कैसे इसकी रोकथाम की जाए, कैसे इसकी पहचान की जाए, लोगों को जागरूक कैसे किया जाए, कैसे इसका इलाज किया जाए। लिहाजा यहाँ पर अलग से वार्ड भी बना दिया गया है, ताकि वहाँ पर बेहतर इलाज मिल पाए ऐसे मरीजों को। मेरठ से हमारे सहयोगी उमेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, मेरठ में ब्लैक फंगस से 4 और लोगों की मौत हो गई है। ब्लैक फंगस से अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा मरीज अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। मेडिकल कॉलेज में अब तक 50 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। वहीं मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ज्ञानेंद्र का कहना है कि कोविड और नॉन कोविड अलग अलग ब्लैक फंगस के वार्ड बना दिए गए हैं, जहां मरीजों का इलाज चल रहा है। कई मरीजों का ऑपरेशन भी किया गया है और लखनऊ से 125 वॉयल दवा भी मंगाई गई है। वहीं सीएमओ डॉक्टर अखिलेश मोहन का ये कहना है कि ब्लैक फंगस महामारी घोषित की गई है और इसका सर्विलांस तेज कर दिया गया है। ईएनटी क्लिनिक संचालकों से नए मरीजों की रिपोर्ट मंगाई जा रही है और लगातार ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज हो रहा है। लेकिन ये बेहद चिंता वाली बात है कि ब्लैक फंगस से लगातार मौतें हो रही हैं। मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। रोजाना 1, 2, 3, 4 मौतें हो ही जाती हैं और बीते 24 घंटे के दौरान तो मैक्सिमम 4 लोगों की मौत हुई है और यहाँ ब्लैक फंगस से मरने वालों का आंकड़ा 12 पहुंच चुका है, जो बेहद चिंताजनक है। और निश्चित तौर पर इसके लिए कुछ अलग और ज्यादा व्यवस्था करने की जरूरत है, मंथन करने की जरूरत है कि आखिर ब्लैक फंगस से मौतों के आंकड़े पर कैसे कंट्रोल किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
और यूपी में कोरोना कर्फ्यू एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। अब 31 मई सुबह 7 बजे तक पूरे राज्य में पाबंदियां लागू रहेंगी। इस दौरान वैक्सीनेशन और दूसरी मेडिकल सुविधाएं जारी रहेंगी। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है, साथ ही रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है। इसलिए यूपी सरकार ने कोरोना चेन को पूरी तरीके से तोड़ने के लिए कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया है। इससे पहले सरकार ने 24 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने का फैसला किया था और अब एक बार फिर से एहतियात के तौर पर इसे बढ़ा दिया गया है। अगले एक हफ्ते तक जारी रहने वाले लॉकडाउन के दौरान वही पाबंदियां जारी रहेंगी जो कि अब तक लागू थीं। कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए कई राज्यों में लॉकडाउन या सख्त पाबंदियां लागू हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू खासतौर पर बाजारों पर लागू है। जरूरी सेवाओं और औद्योगिक गतिविधियों पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। रोडवेज बसों के दूसरे राज्यों में जाने पर रोक है। वीकली बाजार भी बंद रखे गए हैं। बाजारों में दुकानें भी बंद रहेंगी। इस दौरान लोगों के बेवजह बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों जिलों के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। इस दौरान वो स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत को जान रहे हैं और साथ ही अधिकारियों के साथ कोविड कंट्रोल को लेकर समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आज झांसी और बांदा का दौरा करेंगे। झांसी में मुख्यमंत्री योगी सबसे पहले इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद विकास भवन में समीक्षा बैठक भी करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर झांसी प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं सीएम दोपहर बाद 3:20 पर झांसी से बांदा पहुंचेंगे। यहां पर वो कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण कर कोरोना के हालात की समीक्षा करेंगे और साथ ही मंडल के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कोरोना की समीक्षा भी करेंगे। सीएम बांदा में मीडिया को ब्रीफ करेंगे और किसी गांव का इस दौरान निरीक्षण भी कर सकते हैं। यार, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और अब खबर अयोध्या से है, जहां पर संपत्ति विवाद में खतरनाक खूनी खेल खेला गया। अयोध्या में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। घटना अयोध्या के थाना इनायत नगर के खानपुर मजरे बरिया निसारू गांव की है। बताया जा रहा है कि संपत्ति के विवाद में एक युवक ने अपने मामा मामी समेत उनके 2 बेटों और एक बेटी को मार डाला। वहीं घटना के बाद भारी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और घटनाक्रम की जानकारी पुलिस सहित प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद एसपी और डीएम भी मौके पर पहुंचे। डीएम अनुज झा ने कहा कि मामले की पूरी जांच होगी और किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। वहीं घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। इसी बीच एडीजी जोन एसएन सावत, आईजी रेंज डॉक्टर संजीव गुप्ता ने घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश भी दिए। थाना इनायत नगर क्षेत्र के बरिया निसारू गांव में श्री राकेश जी, उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चों की हत्या हुई है। हत्या इनके साथ ही रहने वाले इनके भांजे के द्वारा की जानी बताई जा रही है, जो अभी फरार है। हत्या के पीछे के मोटिव के बारे में पता किया जा रहा है। तो ननिहाल की संपत्ति को लेके जो मनमुटाव है वो इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है। मुख्य अभियुक्त के बाकी परिजनों को पूछताछ के लिए ले जाया गया है। साथ ही साथ इनकी गिरफ्तारी के लिए, मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें बना दी गई हैं। सभी संभावित स्थानों पर इसके लिए दबिश जारी है। जल्द ही पुलिस टीम मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार करेगी। उधर सहारनपुर में अंग्रेजों के समय बना 185 साल पुराना पावेल ब्रिज एकाएक ढह गया। वहीं पुल से गुजर रही नगर निगम की पेयजल लाइन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। पुल पर नगर निगम की 24 इंच की पाइपलाइन से ब्रजेश नगर और कपिल विहार सहित कई क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति हुआ करती थी। अधिकारी ने बताया कि देर रात तक कुछ कॉलोनियों के पानी की व्यवस्था को सुचारू कर दिया गया है और बची कॉलोनियों के पानी की समस्या को जल्द से जल्द दूर कर दिया जाएगा। अभी हम ये फिलहाल ये चाह रहे हैं कि दोनों तरफ से दोनों जो इसकी आवाजाही है पानी की उसको ट्रांसफर करके रोक दिया जाए और अभी हम पानी चालू कर देंगे। इससे थोड़ा सा दिक्कत ये आएगी कि ब्रिजेश नगर में प्रेशर की दिक्कत आएगी और हमारी टीम लगातार, जैसे हमें पता चला शाम 4 बजे से हम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं और अभी हमारी पूरी टीम काम कर रही है और इसको हम आज लगभग 1 सप्ताह के अंदर इस लाइन को बिल्कुल दुरुस्त करके बिल्कुल चालू कर देंगे। सहारनपुर में एडीएम हिमांशु नागपाल साइकिल से कोरोना कर्फ्यू का जायजा लेने के लिए निकल पड़े। इस दौरान बेवजह घूम रहे लोगों को एडीएम हिमांशु ने फटकार लगाई और साथ ही कुछ लोगों से उठक बैठक भी कराई। हम आपको 2 तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें डीएम साइकिल से कोरोना कर्फ्यू का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में बेवजह बाहर घूमने निकले लोगों को उठक बैठक करवाई जा रही है।
दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर जो लोग बेवजह घरों से बाहर निकले थे उनको एडीएम साहब ने उठक बैठक करवाई, सबक सिखाया कि आप ऐसा मत करिए, ऐसा करने से आप न सिर्फ अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाल रहे हैं बल्कि दूसरों की ज़िंदगी के साथ भी आप खिलवाड़ कर रहे हैं। और जो आप पहली तस्वीर देख पा रहे हैं, साइकिल से जायज़ा लेने के लिए यहाँ पर पूरे इलाके का उन्होंने भ्रमण किया, निरीक्षण किया। और अब खबर उन्नाव से, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली रास्ते से नहीं हटाने पर दो युवकों ने किसान से गाली गलौज कर दी। किसान के विरोध करने पर दबंगों ने लात घूंसों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। ग्रामीणों ने हमलावरों को दौड़ा कर पकड़ लिया, पिटाई कर दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बाद में उन्हें कब्जे में ले लिया। पुलिस हत्या का मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए लेकर गई है। वहीं परिवार में कोहराम मचा हुआ है। दोनों ने उमाकांत से ट्रैक्टर हटाने को कहा। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें घायल उमाकांत को गांव वासियों के द्वारा CHC बीघापुर ले जाया गया। डॉक्टर द्वारा परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया गया। मेरठ में शराब की दुकान में चोरी का वीडियो वायरल हो रहा है। सीसीटीवी में चोरी की पूरी वारदात कैद हो गई। आरोपी छत के जरिए दुकान के भीतर दाखिल हुआ और फिर उसने चोरी की। दुकानदार का दावा है कि आरोपी ने नकदी के साथ साथ शराब की बोतलें भी चुराई हैं। आरोपी काफ़ी देर तक दुकान के अंदर रहा और आराम से चोरी की वारदात को उसने अंजाम दिया। काफ़ी देर बाद उसने अपना चेहरा भी कपड़े से ढका और सीसीटीवी कैमरा तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही उसकी करतूत सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो चुकी थी। नोएडा की एसटीएफ यूनिट को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां एनसीआर में एटीएम क्लोनिंग करके पैसे निकालने वाले गैंग का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। गाजियाबाद पुलिस के साथ छापेमारी में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी कस्टमर को एटीएम डिलीवरी करने से पहले एटीएम का चिप बदल दिया करते थे और किसी ऐप का इस्तेमाल करके कस्टमर के अकाउंट की पूरी डिटेल जान लिया करते थे। आरोपियों के कब्जे से एसटीएफ ने 10,30,000 रुपए की नकदी बरामद की है और साथ ही इनके पास से पुलिस को 45 एटीएम चिप और भारी मात्रा में अन्य सामान भी बरामद हुए हैं। कोरोना संकट के बीच यूपी पुलिस ने एक बार फिर से मानवता की मिसाल पेश की है। बिजनौर में पुलिस ने एक पुजारी का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। पुलिस के मुताबिक नागल सोती में शिव मंदिर के पुजारी का निधन हो गया था, जिसके बाद पड़ोसियों ने पुजारी के परिजनों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन कोरोना के डर से बेटे और दूसरे रिश्तेदारों ने आने से मना कर दिया। उसके बाद पुलिसकर्मियों ने पुजारी के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी निभाई। हिंदू रीति रिवाज के तहत पुलिस टीम ने अर्थी सजाकर बिजनौर की गंगा बैराज घाट पर अंतिम संस्कार किया। पुलिस की संवेदनशीलता की सभी लोग तारीफ कर रहे हैं। एक 75 वर्षीय व्यक्ति जो हनुमान जी के मंदिर पर पुजारी का काम करते थे, इनकी कल मृत्यु हो गई। दाह संस्कार के लिए मंदिर कमेटी को गांव के लोगों से एवं उनके पुत्र, बहू, दामाद सबसे संपर्क किया गया, कोई नहीं आया। इन लोगों ने पुलिस बल के साथ हिंदू विधि विधान रीति रिवाज के साथ गंगा नदी के तट पर दाह संस्कार किया। उधर चित्रकूट में तेज रफ्तार पिकअप और वैन में टक्कर हो गई। हादसे में बाप बेटे समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोगों की गंभीर रूप से घायल होने की बात सामने आई है। ये हादसा भरतकूप थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 35 पर हुआ। हादसे के बाद की तस्वीरें देखिए आप, कैसे यहाँ पर 2 गाड़ियों की टक्कर हुई है और पिता पुत्र के इस दर्दनाक हादसे में जान चली गई है। 3 लोग काल के गाल में समा गए हैं और 4 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और बात करते हैं मिशन संजीवनी की। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 का टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7।